गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि इस कठिन समय में आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आपके समय के उपयोग को और बढ़ाने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 2। यह वीडियो लेक्चर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स अर्थात गैसीय अणुओं के आणविक वेग के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसीय अवस्था के बारे में जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अर्थात गैसों के गतिज अणु सिद्धांत और गैसों के गतिज सिद्धांत को दिया गया विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा। दरअसल सन 1660 में रॉबर्ट बॉयल द्वारा किए गए प्रयोगों के बाद गैसीय अवस्थाओं के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर बहुत सारे नियम दिए, जिन्हें उन वैज्ञानिकों के नाम से आज हम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम या गै-लुसाक का नियम, ग्राहम का विसरण का नियम आदि नामों से जानते हैं। ये नियम, जैसा कि मैंने बताया था, एम्पिरिकल जनरलाइजेशंस थे जो प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित थे। इन नियमों के पीछे या इन नियमों में जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उनकी व्याख्या करने के लिए उस समय कोई सिद्धांत नहीं था। लेकिन 1860 तक आते आते अनेक वैज्ञानिकों जैसे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्रोनिक और जूल, बर्नौली, क्लॉसियस, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिससे गैसों के व्यवहार की व्याख्या संभव थी। इस सिद्धांत को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहा गया। तो आइए अपना मेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुख्य अवधारणाएं या मेन पोस्टुलेट्स को एक बार दोहरा लेते हैं। इस थ्योरी की पहली अवधारणा थी कि गैसें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स या अणु कहा जाता है। ये अणु पॉइंट मास होते हैं, अर्थात अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे जाने वाले कुल आयतन के मुकाबले नगण्य होता है। गैसों के अणु हमेशा यादृच्छिक गति करते हैं और सभी संभावित दिशाओं में रेखीय गति करते हैं। अणुओं की इस गति के कारण ही इस थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी या गतिज सिद्धांत कहा गया। गति करते हुए इन अणुओं के बीच में कोई भी पारस्परिक आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है, अर्थात अणुओं की गति दूसरे अणुओं से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। गति करते हुए ये अणु आपस में और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं। अणुओं के मध्य होने वाली ये टक्करें या अणुओं की बर्तन के दीवार के साथ होने वाली टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, अर्थात इन टक्करों में अणुओं के संवेग या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। और गैसीय दाब अणुओं की बर्तन के दीवार पे होने वाली टक्करों के फलस्वरूप पैदा होता है। अणुओं की टक्करों के कारण उनकी गतिज ऊर्जा और वेग लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन किसी गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके तापमान के समानुपाती होती है,
अर्थात जब तक गैस का ताप नियत रहता है उसकी औसत गतिज ऊर्जा भी नियत रहती है। तो ये मुख्य अवधारणाएं थी अणुओं के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसों के गतिज अणु सिद्धांत की। इन पोस्टुलेट्स की सहायता से गैसियस बिहेवियर या गैसीय व्यवहार को संतोषजनक तरीके से समझाना संभव हुआ और इसी थ्योरी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स दिए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण था मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण सन 1860 से 1880 के दौरान काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी गई और इस थ्योरी के अनुसार गैसीय व्यवहार की व्याख्या संभव हुई। जैसे माना ये कोई एक बंद बर्तन है जिसमें गैस के अणु या गैस भरी हुई है और 1860 या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पहले भी हम लोग जानते थे या उस समय के वैज्ञानिक जानते थे कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर वह दाब आरोपित करती है। लेकिन इस थ्योरी के आने से पहले ये व्याख्या करना संभव नहीं था कि गैस दाब क्यों आरोपित करती है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ने बतलाया कि गैसीय दाब दरअसल मॉलिक्यूलर मोशन या अणुओं की गति की ही एक अभिव्यक्ति है। अर्थात गति करते हुए मॉलिक्यूल बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं और उस पर बल आरोपित करते हैं। इन टक्करों और इन रिपीटेड इम्पैक्ट्स के कारण मॉलिक्यूल जो बल आरोपित करते हैं वही गैसियस प्रेशर का कारण होता है। इतना ही नहीं, इस थ्योरी के बाद एक वैज्ञानिक बर्नौली, डेनियल बर्नौली, आपने फिजिक्स में भी उनका नाम सुना होगा बर्नौली की प्रमेय के लिए, उन्होंने गैसीय दाब को गैसीय अणुओं की गति के आधार पर कैलकुलेट किया या गैसीय दाब और अणुओं की गति या वेग के मध्य एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को काइनेटिक गैस इक्वेशन कहा जाता है। बर्नौली expressed gaseous pressure in terms of the properties of gases, that is, in terms of molecular motion, and this relationship between gaseous pressure and molecular velocity is known as kinetic gas equation. इस इक्वेशन को इस प्रकार लिखा जाता है: P = 1/3 n m c बार स्क्वायर अपॉन v, जहाँ पर v उस बर्तन का आयतन है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, या दूसरे शब्दों में v गैस का आयतन है और n गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या है। हर एक मॉलिक्यूल या अणु का द्रव्यमान है m और गैसीय दाब P है। c बार स्क्वायर ये अणुओं का वेग है। इसके बारे में हम कुछ देर बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस समीकरण को काइनेटिक गैस इक्वेशन कहा गया। यह समीकरण गैसियस प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को आपस में कोरिलेट करती है, दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करती है। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को दोहराने के बाद अब हम आज के मुख्य टॉपिक अर्थात मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैसीय अणुओं के आणविक वेग पर आते हैं।
इसकी शुरुआत करते हैं हम इस उदाहरण से। ये कोई एक बंद बर्तन है जिसमें गैस भरी हुई है, अर्थात गैस के बहुत सारे अणु इसमें रखे गए हैं। सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर केवल 10 अणु लिए हैं और उन 10 अणुओं को ए से लेकर जे तक नाम दे दिया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि ये 10 के 10 अणु गति कर रहे हैं। ये गति रैंडम है, यादृच्छिक है और सतत है, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। माना किसी विशेष क्षण में इन 10 अणुओं का वेग ये है। अणु ए वेलोसिटी 2 है, बी की 5, सी की 4, डी की 9। लाइकवाइज ए से लेकर जे तक ये जो 10 अणु हैं इनका वेग किसी विशेष क्षण में दिया गया है। तो प्रश्न आता है कि क्या ये ए हमेशा अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसी वेलोसिटी से गति करेगा, या डी जो कि 9 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या ये हमेशा इसी वेग से मूव करेगा? क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी तो ये कहती है कि गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके तापमान पर निर्भर करती है। अर्थात अगर तापमान नहीं बदलेगा तो गैस की औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नहीं बदलेगी। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा और गति भी परिवर्तित नहीं होती होगी? जरा सोचिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये भी कहती है कि अणुओं के बीच में लगातार टक्करें होती रहती हैं और ये टक्करें परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, यानी कि इन टक्करों के दौरान टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बरकरार रहती है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक अणु एक विशेष क्षण में जिस गति से गति कर रहा है, जिस वेग से गति कर रहा है, हमेशा उसी वेग से गति करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब मॉलिक्यूल्स या अणु आपस में टकराते हैं तो वो अपनी गति को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपनी ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टक्कर लगने के बाद एक हल्का दैट इज़ स्लो मॉलिक्यूल फास्ट गति कर सकता है और तेज़ी से गति करता हुआ कोई मॉलिक्यूल टक्कर के बाद स्लो हो सकता है, धीमी गति कर सकता है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आणविक गतियाँ आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, बार बार बदलती हैं, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ये बेसिक आइडिया है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ ऑफ गैसेस का। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं यहाँ वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन की मौजूदगी का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन के करोड़ों मॉलिक्यूल्स इस कमरे में मौजूद हैं। ये अणु हमेशा गति कर रहे हैं। गति करते हुए ये अणु आपस में टकराते हैं और इन टक्करों के कारण अणुओं की इंडिविजुअल वेलोसिटी तो लगातार बदल रही है। 2 वाला अणु टक्कर के बाद 5, 5 वाला 4 या 9 वाला 6, 5 कुछ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सैंपल रूम के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन गैस है उसकी कुल औसत गतिज ऊर्जा तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कमरे का तापमान नहीं बदलेगा। ये बेसिक आइडिया है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ ऑफ गैसेस के बारे में, जिसे हम कुछ और स्लाइड्स में आगे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए कि 1 लीटर का बर्तन है जिसमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और ये रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है। तो
रूम टेम्परेचर पर 1 मोल ऑक्सीजन का अर्थ है एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 1 लीटर के बर्तन में रखे हुए हैं। और काइनेटिक थ्योरी के अनुसार 1 लीटर में रखे हुए ये मॉलिक्यूल्स लगातार गति कर रहे हैं। ये गति रैंडम है, यादृच्छिक है, और इस तरह से गति करते हुए मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं और टकराने के कारण इनके वेग में लगातार बदलाव हो रहा है। अब ऐसी पिक्चर को आप ध्यान में रखते हुए सोचिए कि आपको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना है, यानी कि अणु किस वेग से गति कर रहे हैं इसका अध्ययन आपको करना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल और जटिल काम होगा। क्यों? क्योंकि विशेष क्षण माना हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को देख सकें, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ वेग होगा, लेकिन ये वेग तभी तक रहेगा जब तक कि वो दूसरे मॉलिक्यूल से या दीवार से टकराता नहीं है। जैसे ही वो टकराएगा उसका वेग बदल जाएगा, फिर से एक टक्कर, फिर वेग में परिवर्तन। तो ऐसी जटिल पिक्चर में स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एक कठिन कार्य था। इसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को 3 अलग अलग तरह से स्टडी किया। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, जिसमें पहली है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP, दूसरा एवरेज वेलोसिटी VAV, और तीसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई विशेष मॉलिक्यूल 3 अलग अलग तरह से वेग धारण करता है। इसका अर्थ है कि गैसियस सैंपल्स में मौजूद करोड़ों मॉलिक्यूल्स जो लगातार अपना वेग परिवर्तित कर रहे हैं, उनके वेग को हम 3 अलग अलग तरह से स्टडी कर सकते हैं। गैसियस वेलोसिटी या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी तो एक ही होगी। एक विशेष समय या क्षण में वो एक विशेष गति से, विशेष वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल अभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा, या कुछ देर बाद वो एवरेज वेलोसिटी से मूव करेगा, या RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मूव करेगा। केवल मॉलिक्यूलर मोशंस की स्टडी के लिए 3 अलग अलग तरह की गतियाँ निर्धारित की गई हैं। इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि 40 या 50 बच्चों की एक क्लास है, उन बच्चों का केमिस्ट्री का टेस्ट होता है, लेटेस्ट से 10 नंबर का टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद सभी बच्चों के कुछ ना कुछ मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 10। तो टीचर की रुचि इस बात में नहीं रहती है कि किस बच्चे के हाईएस्ट आए, किसके लोएस्ट आए, या हाईएस्ट मार्क कितने आए। उसकी रुचि होती है कि उस क्लास में एवरेज कितना रहा बच्चों का, और उन्हीं मार्क्स को देखने का एक और तरीका भी है कि भाई हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, कितने लोगों के हाईएस्ट थे, या 10 में से 6 कितनों के आए, 7 कितनों के आए, 8 कितनों के आए, और 10 कितनों के आए। ये भी एक तरीका है देखने का। या और भी तरीके हो सकते हैं देखने के कि 5 से 6 के बीच में कितने आए, या 4 से कम कितने आए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे अलग अलग मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, केवल एक डेटा को हम अलग अलग तरह से प्रोसेस कर सकते हैं और अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ ऑफ गैस को हम 3 अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जिन्हें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है। आइए हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। गैस के अणुओं के आणविक वेग में पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट इज सर्वाधिक संभाव्य वेग, VMP। क्या होता है ये VMP?
इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ये रही वो टेबल जिसमें 10 मॉलिक्यूल जिन्हें ए से लेकर जे तक नाम दिया गया है और ये 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ दी गई हैं। ए 2 मीटर प्रति सेकंड, बी 5 मीटर प्रति सेकंड, इसी तरह से सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे विभिन्न वेग के साथ गति कर रहे हैं। ये किसी विशेष क्षण की गति है जब तक कि इनके बीच में कोई टक्कर नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही टक्कर होगी इन वेगों के मान बदल जाएंगे। तो इस विशेष क्षण में जो वेग हैं इसमें हम देख सकते हैं कि कोई 2 की स्पीड से मूव कर रहा है, कोई 5, कोई 4, 9, 4, 2। तो आउट ऑफ दीज 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 2 के साथ गति कर रहे हैं? अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल एफ, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 5 की स्पीड से गति कर रहे हैं? तो हम देखते हैं कि केवल बी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका वेग विशेष क्षण में 5 मीटर प्रति सेकंड है। ऐसे ही 4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने वाले मॉलिक्यूल हैं सी, ई, एच, आई और जे, यानी कि 5 मॉलिक्यूल 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं विशेष क्षण में। लाइकवाइज हम लोग 9, 2, 3 इसके लिए भी निकाल सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स इन वेगों के साथ गति कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इन 10 मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज़्यादा 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि इस डेटा में जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, ज़्यादा इन द सेंस जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, तो उसका मान है 4 मीटर प्रति सेकंड। इस 4 मीटर प्रति सेकंड को ही यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है, अर्थात वेलोसिटी पजेस्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, यानी कि गैस के तमाम समस्त मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जिस वेग के साथ गति करते हैं उस वेग को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। अगर आप छोटी क्लास की गणित याद रख रहे हों तो इस तरह के डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है उसे बहुलक कहा जाता है। इट इज़ द मोड। तो किसी वेलोसिटी के डेटा का जो मोड होता है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के डेटा का मोड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर होता है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप और गैस के मोलर मास, मोलर द्रव्यमान m पर निर्भर करती है और सूत्रानुसार Vmp इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, जहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी कि वह परम ताप जिस पर गैस का सैंपल रखा गया है, और m मोलर मास ऑफ गैस है यानी कि गैस का मोलर द्रव्यमान है। तो ये बात रही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी Vmp के बारे में। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के आणविक वेग अर्थात एवरेज वेलोसिटी VAV या माध्य वेग के बारे में। फिर से वही डाटा लेते हैं हम जिसमें 10 मॉलिक्यूल हैं और वही वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ हैं विशेष क्षण में। वह क्षण जब तक इनके बीच में कोई टक्कर नहीं हुई है। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटीज़ के साथ गति कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सहज उत्सुकता होती है कि A 2 के साथ गति कर रहा है, ऐसे ही F भी 2 के साथ गति कर रहा है,
4 मीटर प्रति सेकंड के साथ गति करने वाले मॉलिक्यूल्स 5 हैं, C है, E है, H, I, J हैं। लाइकवाइज एक मॉलिक्यूल D है जो अपेक्षाकृत हाई वेलोसिटी यानी कि 9 मीटर पर सेकंड के साथ गति कर रहा है। तो यहाँ पर एक उत्सुकता आती है कि भाई 10 मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग स्पीड या वेलोसिटी के साथ गति कर रहे हैं, तो इनका एवरेज कितना होगा। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी की, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज वेलोसिटीज़। तो साधारण सा गणित है, आप इन 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को जोड़ दीजिए और उसको 10 से भाग दे दीजिए, तो जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज 10 मॉलिक्यूल्स एट ए गिवन इंस्टेंट। एक विशेष क्षण में वो इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ का एवरेज होगा। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। 2 + 5 + 4 + 9 प्लस करके 10 के 10 मॉलिक्यूल्स की गति वेग को जोड़ दें और फिर 10 से विभाजित कर दें। तो इस तरह कैलकुलेट की गई जो वेलोसिटी होती है उसको माध्य वेग या एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। परिभाषा अनुसार एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। अर्थात माध्य वेग गैसीय मॉलिक्यूल्स या गैसीय अणुओं के वेगों के अरिथमेटिक मीन अर्थात माध्य के बराबर होता है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी का मान आता है 4.1 मीटर पर सेकेंड। और VMP की तरह एवरेज वेलोसिटी भी गैस के ताप और गैस के मोलर मास पर निर्भर करती है और उनके बीच में संबंध है VAV, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू √8 RT/πm, जहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, परम ताप है जिस पर गैस को रखा गया है, और M गैस का मोलर मास है। तो ये बात हुई एवरेज वेलोसिटी की। पिछला उदाहरण था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में और ये है एवरेज वेलोसिटी। दोनों केस में जो टेबल यूज़ की गई है वो सेम है, अर्थात वही मॉलिक्यूल्स वही वेलोसिटी, लेकिन हम उस वेलोसिटी का अध्ययन एक अलग तरह से कर रहे हैं। पिछली बार मोस्ट प्रोबेबल में हमने देखा कि वेलोसिटी का वह कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के द्वारा धारित किया गया है, उसका उत्तर आया था 4। और यहाँ पर हमने देखा कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, तो इनका एवरेज कितना होगा, इनकी वेलोसिटीज़ का एवरेज क्या होगा। तो उत्तर आया 4.1 मीटर पर सेकेंड। आइए अब बात करते हैं तीसरे तरह के मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की, जिसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS या वर्गमूल माध्य वेग, ये तीनों वेलोसिटीज़ में, तीनों मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में थोड़ा सा कठिन से नाम वाली है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या कहती है ये परिभाषा? इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। इसका अर्थ हुआ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ या विभिन्न मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ के स्क्वायर वर्ग का मीन यानी कि औसत का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल है। थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसे फिर से उसी टेबल के उदाहरण से समझते हैं। वही 10 मॉलिक्यूल, वही 10 वेलोसिटीज़, लेकिन इस बार हम इस डेटा को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। कैसे? वो है
कि हम सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर लेते हैं और उन स्क्वायर्स का मीन या एवरेज या औसत ले लेते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का, 9 का, सभी का स्क्वायर करके उन स्क्वायर्स को आपस में जोड़ लेंगे और फिर मॉलिक्यूल्स की कुल संख्या, जो कि यहाँ पर 10 है, से विभाजित कर लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये एक एवरेज होगा, मीन होगा। किसका? मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का, जिसके लिए सही शब्द होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब अगर हम इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो हमें मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS। इसलिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब विभिन्न मॉलिक्यूल्स के अपने अपने वेगों के स्क्वायर के औसत का वर्गमूल। और पहली दो वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ की तरह गैस के अणुओं की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी गैसीय ताप टेम्परेचर और गैस के मोलर मास m पर निर्भर करती है। और इनके बीच का सूत्र है VRMS = √3RT/m, जहाँ पर फिर से R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड m है मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये बात रही 3 अलग अलग मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वही मॉलिक्यूल्स वही गति कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी गतियों को अलग अलग तरह से अध्ययन कर सकते हैं। चाहे तो हम उनमें से सबसे ज़्यादा की जाने वाली गति को देख लें, या विभिन्न मॉलिक्यूल्स की गतियों का औसत ले लें, या एक अलग तरह से औसत लें जिसमें पहले हम मॉलिक्यूल्स की वेग का स्क्वायर करें, उसका मीन लें और फिर उस मीन का स्क्वायर रूट ले लें। तो 3 अलग अलग तरह की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हमें प्राप्त होती है। आइए अब चलते हैं हम इन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के आपसी संबंध के बारे में पढ़ने। What is the relationship between most probable, average and root mean square velocity? तो अभी तक जो फॉर्मूले हमने पढ़े इन तीनों के बारे में वो कुछ ऐसे थे। VMP = √2RT/m, जबकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी VAV = √8RT/m और VRMS = √3RT/m। तो ये 3 फॉर्मूले 3 अलग अलग मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के। अगर हम थोड़ा सा इसमें गणित लगाते हुए कैलकुलेशन करना चाहें, क्योंकि तीनों जगह RT और M कॉमन है, तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को √RT से डिवाइड कर दें और √m से मल्टीप्लाई कर लें तो RT और M कैंसिल हो जाएंगे और हमें इन तीनों के फॉर्मूले एक सरल रूप में मिलेंगे, जो कुछ ऐसा होगा। VMP = √2, VAverage = √8/π, जबकि VRMS = √3। अगर हम देखें VMP √2 के बराबर है, VAverage 8/3.14 के बराबर होगा और VRMS √3। अगर हम इन तीनों को ही √2 से डिवाइड कर दें, √2 से डिवाइड करने का मतलब हम लोग इनके आपस में क्या रेशियो है वो निकालने जा रहे हैं। तो ये रेशियो आता है 1:1.1287 1.2247। इसका अर्थ हुआ
कि इन तीनों वेगों में से, अर्थात गैस का एक सैंपल हमारे पास अगर हो और हम उसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करें, तो हम पाएंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू आती है VRMS की, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, और सबसे कम वैल्यू होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। इसको याद रखने के लिए भी हम यहाँ से समझ सकते हैं ये √3 है, जबकि मोस्ट प्रोबेबल में √2 है। तो इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि √3 बड़ा होता है √2 से। अब बात रही एवरेज वेलोसिटी की, तो इसका मान होता है √8/पाई। पाई का मान है 3.14। तो 8 को जब हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगी और 3 से थोड़ा कम। तो V एवरेज का मान मोस्ट प्रोबेबल और RMS के कहीं बीच में होता है। याद करने के लिए हायर से लोअर के केस में हम लोग कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट होता है R, फिर A और फिर M, RAM, जिसे हम राम करके भी याद कर सकते हैं। तो इन गैसियस मॉलिक्यूल्स की 3 अलग अलग वेलोसिटीज़ में आपस में संबंध होता है कि VRMS हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए गिवन सैंपल, देन V एवरेज, और सबसे कम वैल्यू आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। यही इन तीनों प्रकार के आणविक वेगों में संबंध है। अब हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेट अस गो एंड सॉल्व some questions on these molecular velocities. So moving to some numericals on molecular velocities of gaseous molecules. पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट VRMS of hydrogen gas at 0 डिग्री सेल्सियस। 0 या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस की वर्ग मूल माध्य वेग की गणना कीजिए। जैसे ये प्रश्न हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग में VRMS का फॉर्मूला आ जाना चाहिए, जो कि होता है √3RT/m। तो VRMS की कैलकुलेशन के लिए हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और मोलर मास ऑफ द गैस M, इन 3 की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर दी हुई गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2, एक मॉलिक्यूल हुआ H2, और एक मॉलिक्यूल H2 का द्रव्यमान हुआ 2। अगर इस द्रव्यमान को हम ग्राम में लिख दें 2 ग्राम, तो वो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्नों में हम मोलर मास को ग्राम में ना लिखकर SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करने का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना। तो m की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2 × 10⁻³ kg। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो एक नियतांक है, इसका मान निश्चित होता है, लेकिन R का मान एटमॉस्फेयर या बार में भी व्यक्त किया जाता है और जूल में भी। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि जब प्रश्न ऐसे हों जिनमें या तो एनर्जी कैलकुलेशन से इन्वॉल्व हो या वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी हो, वहाँ पर R के मान को जूल में रखा जाता है। और जहाँ प्रेशर या वॉल्यूम इन्वॉल्वमेंट हो, प्रेशर कैलकुलेट करना हो गैस का या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वहाँ पर R का मान एटमॉस्फेयर या बार में रखा जाना सही रहता है। तो यहाँ पर R का मान हम रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स या साइंस में जब भी
कैलकुलेशंस में तापमान या टेम्परेचर यूज़ होता है उसको हमेशा केल्विन, जिसे हम परम ताप भी कहते हैं, तो उसे हमेशा केल्विन में रखना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस ना लिखकर हम इसे केल्विन में रखेंगे। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कैसे बदलते हैं आपको आता होगा। 0 डिग्री सेल्सियस या किसी भी डिग्री सेल्सियस ताप को हम केल्विन में बदलते हैं 273 ऐड करके। तो यहाँ पर तापमान हुआ 0 + 273 यानी कि 273 केल्विन। आपको याद दिलाने के लिए इसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ कि तापमान न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखिए, न कि डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहीट में। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को जब हम VRMS के फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो VRMS की वैल्यू आती है 1.845 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ हुआ कि 0 डिग्री ताप पर भी हाइड्रोजन गैस के अणु 1845 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति करते हैं। इट इज़ क्वाइट हाई, यानी कि अणु इतने लो टेम्परेचर पर भी बहुत तेज इधर उधर भागते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी पिछले प्रश्न की तरह है, लेकिन यहाँ पर VRMS की जगह एवरेज वेलोसिटी या माध्य वेग या औसत वेग की गणना करनी है। सो औसत वेग का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, V average = √8RT/πm ये होता है। तो हमें यहाँ पर भी M, R और T के मान चाहिए। जैसे मैंने बताया, M ऑक्सीजन है, O2 का मॉलिक्यूलर मास हुआ 32। अगर इसे हम ग्राम में लिख लें याद करने के लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का मोलर मास हुआ। लेकिन हम मास को ग्राम में नहीं लिखकर यहाँ किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए मोलर मास हो गया 32 × 10⁻³ किलोग्राम। आर का मान, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेशन है तो जूल में व्यक्त करेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर जैसे मैंने बताया था, डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करके लिखेंगे बाय एडिंग 273। तो 27 डिग्री सेल्सियस = 300 केल्विन। और इन तीनों मान को हम लोग एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर ऑफ V एवरेज। तो बच्चों, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है और इसका उत्तर क्या आया इसे आपने YouTube में कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। तो ये बात रही मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में, जहां हमने V एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और RMS वेलोसिटी को विस्तार से डिस्कस किया। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव तरीके से उसका जवाब दूंगा और जल्दी ही मेरा अगला लेक्चर पोस्ट होगा। तब तक आप इसको और इससे पहले के लेक्चर्स को देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और सबसे ज़रूरी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।